हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जिस समय भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं आप सभी को तभी का नमस्कार। ठीक है बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं विशेषण। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? विशेषण सीखने वाले, हिंदी ग्रामर विशेषण, जो हम परिभाषा और भेद और उदाहरण के साथ सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। ठीक है बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं उसका अर्थ देख लेते हैं। विशेषता उत्पन्न करने वाला विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा। विशेषण एक विकारी शब्द होता है, जैसे कि बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक दो, वीर, पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि। सरल शब्दों में जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने बताया आपको विकारी शब्द होता है, तो यहाँ पर अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, कायर है, दयालु है, कैसा भी है, ठीक है, उसकी विशेषता को बता रहा है, तो यो हो गया हमारा विशेषण कहलाता है। ठीक है, वो शब्द हमारे विशेषण में आते हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। अर्थ सही समझते हैं, उदाहरण के साथ समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं। विशेषण लगाने के बाद संज्ञा का अर्थ सीमित हो जाता है। विशेषण लगाने के बाद संज्ञा का अर्थ क्या हो जाता है बच्चों? सीमित हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा में जिस वस्तु का बोध होता है उसे हम विशेषण लगाने का अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा बच्चों घोड़ा, ठीक है, घोड़ा से अब यहाँ पर संज्ञा से घोड़ा जाति के सभी प्राणियों का बोध हो रहा है, पर काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का बोध हो रहा। बच्चों समझ में आया आपको ये बात? जैसे मैंने कहा घोड़ा, तो यहाँ पर सभी, जैसे कि जितने भी घोड़े होते हैं, या काला हो, भूरा हो, ठीक है, छोटा हो, बड़ा हो, जैसे भी घोड़े हो, तो सभी घोड़े का बोध हो गया। लेकिन मैंने जैसे बोला आपको काला घोड़ा, तो सिर्फ आप काले घोड़े के बारे में सोचेंगे ना, सभी तरह के घोड़े के बारे में नहीं सोचेंगे। यहाँ काला जो है वो क्या हो गया बच्चों? विशेषण हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? तो ये हमारा विशेषण हो गया, काला शब्द जो हो गया हमारा विशेषण में आ गया। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? उदाहरण के साथ समझेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और लिखते जाइए ट्रिक। ठीक है, विशेषण के उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। आसमान का रंग नीला है, तो यहाँ क्वेश्चन करेंगे हम कैसा है आसमान का रंग, तो हमें आंसर मिला नीला है। ठीक है, तो हमारा नीला जो शब्द है वो हमारा विशेषण हो गया। ठीक है, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन कैसा लड़का है, तो आपको क्या मिल गया? अच्छा, विशेषता हो गई इसकी। ठीक है, तो अच्छा जो हो गया उसकी विशेषता हो गई। आगे देखते हैं। टोकरी में मीठे संतरे हैं, और टोकरी में संतरे कैसे हैं बच्चों? मीठे हैं, तो अब क्या मिल गया आपको? मीठे क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई। रीता सुंदर है, रीता कैसी है? सुंदर है, तो सुंदरता उसकी क्या हो गई बच्चों? विशेषता हो गई। कौवा काला होता है, कौवा कैसा होता है आपने क्वेश्चन किया, तो आपको आंसर क्या मिला? काला। ठीक है, तो काला जो शब्द है बच्चों क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई, तो वही हमारा विशेषण हो गया। समझ में आया? एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। विशेषण बहुत ईजी है, कोई डाउट नहीं होने वाला। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिक के साथ सुनिएगा आप मेरे वीडियो को, पॉज करके लिखते जाइए एग्जाम्पल्स, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आपके यहाँ पर संज्ञा के भेद देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संज्ञा के 4 भेद होते हैं, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। संज्ञा के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। गुणवाचक विशेषण नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 है परिणामवाचक विशेषण, और नंबर 3 है संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, सार्वनामिक विशेषण को बच्चों संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में याद रखिएगा, कभी कभी आपको संकेतवाचक दे देगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये संकेतवाचक क्या है। सार्वनामिक को ही संकेतवाचक कहा जाता है, याद रखिएगा, लिख लीजिए आप लोग। चलिए देख लेते हैं इसके भेद जो हैं वो गुणवाचक के अंदर और परिणामवाचक के अंदर और संख्यावाचक के अंदर सार्वनामिक के भी कुछ भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
परिणाम जो वाचक है और संख्यावाचक है उसके भी दो दो भेद हैं, वो देख लेते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है, विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं, तो हम चारों भेद हमने जान लिया अच्छे से। कौन कौन से एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। तो पहला हमारा था गुणवाचक बच्चों, दूसरा हमारा था क्या था बच्चों, परिमाणवाचक। ठीक है, दूसरा हमारा था परिमाणवाचक और तीसरा हमारा था संख्यावाचक और चौथा हमारा था सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब यहाँ पर गुणवाचक के कोई भेद नहीं होते बच्चों। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना के दे दिया है, देख लीजिए ध्यान से। और जो परिमाणवाचक है बच्चों वहाँ पे 2 भेद होते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग। पहला हमारा है निश्चय परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चय परिमाणवाचक। ठीक है, और संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं बच्चों, निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और सार्वनामिक के कोई भेद नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 भेद हैं जिनके 2 भेद होते हैं। कौन से हैं वो, पहला हमारा है परिमाणवाचक और दूसरा हमारा संख्यावाचक। ठीक है, दोनों के 2 भेद होते हैं। समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप बना लीजिए अपने कॉपी पे और लिख लीजिए। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। और दूसरा हमारा बच्चों है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक में क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप की विशेषता बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहा मैंने, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप की विशेषता बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। कालिदास विद्वान व्यक्ति थे। कालिदास कैसे व्यक्ति थे बच्चों, आंसर आपको क्या मिला, विद्वान। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था उसका आंसर हमें, तो विद्वान उनका गुण हो गया। ठीक है, कालिदास का गुण क्या हो गया, विद्वान हो गया। ठीक है, समझ में आया। वह लंबा पेड़ है। ठीक है, वह पेड़ कैसा है, लंबा है। तो लंबा जो है वो उसकी विशेषता हो गई, गुण हो गया। ठीक है बच्चों, अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए। उसने सफ़ेद कमीज पहनी है। उसने कैसी कमीज पहनी है, आपने क्वेश्चन किया तो कैसी पहनी है, सफ़ेद पहनी है। तो वो सफ़ेद जो है बच्चों यहाँ पर वो गुणवाचक हो गया, गुणवाचक विशेषता के अंतर्गत आ गया। ठीक है, और दूसरा हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मंजू का घर पुराना है। मंजू का घर कैसा है, घर तो है उसके पास लेकिन कैसा है उसका घर, पुराना है। तो पुराना शब्द क्या होगा हमारा, उसका गुण हो गया। ठीक है, या ताज़ा फल है। फल कैसा है, ताज़ा है। तो ताज़ा जो है उसकी विशेषता हो गई। ठीक है बच्चों। पुराने फर्नीचर बेच दो। कौन से फर्नीचर भेज दो, पुराने फर्नीचर भेज दो। ठीक है, ना कि नए फर्नीचर। तो पुराने फर्नीचर भेज दो। पुराना शब्द क्या हो गया यहाँ पर, उसके गुण बता रहा है। ठीक है, फर्नीचर का गुण बता रहा है, तो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझा आप लोगों ने तो समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पॉज करके लिखते जाइए और समझते जाइए, आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और भी कुछ उदाहरण हैं गुणवाचक के, वो भी देख लेते हैं हम लोग बच्चों। गुणवाचक विशेषण के कुछ रूपों के उदाहरण इस प्रकार हैं। समय संबंधी। ठीक है, अब समय संबंधी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला आदि। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी बच्चों, समय संबंधी में आएंगे। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत समय संबंधी में पूछा जाएगा आपको, तो आप लोग ये चीज़ें याद रखिए थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए और बता देती हूँ आपको मैं। स्थान संबंधी भी है, जिसमें है लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी आदि। ठीक है, ये शब्द किस में आएंगे बच्चों, स्थान संबंधी में आते हैं। ठीक है, आकार संबंधी भी है। आकार में गोल है, चौकोर है, सुडोल है, पोला है, सुंदर है आदि। ये सब किस में आते हैं बच्चों, आकार संबंधी में आते हैं। ठीक है, अब दशा संबंधी देख लेते हैं। दशा में दुबला है, पतला है, मोटा है, भारी है, गाढ़ा है, गीला है, गरीब है, पालतू है। ये सारे शब्द किस में आते हैं, दशा संबंधी में आते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के जब उदाहरण आपको दिए रहेंगे, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, तो वो गुणवाचक की विशेषता बताएंगे। ठीक है, वर्ण संबंधी देख लेते हैं। लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरी आदि। ठीक है, ये सब किसमें आएंगे बच्चों, गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे ये शब्द भी। और गुण संबंधी देख लेते हैं। भला है, बुरा है, उचित है, अनुचित है, पाप है, झूठ है आदि। ये सब भी उसमें आएंगे। ठीक है, और उसके बाद संज्ञा संबंधी देख लेते हैं बच्चों। संज्ञा संबंधी में जैसे कि मुंबईया, बनारसिया, लखनवी आदि। ठीक है, तो ये सब जो उदाहरण मैं बता रही हूँ आपको, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब हमारे उदाहरण गुणवाचक
विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं आराम से, उसके बाद समझ सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो आपको कभी भी ये सारी चीज़ें भूलेंगी नहीं बच्चों, हमेशा याद रहेंगे। और ये ग्रामर के टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा हमारे विशेषण है वो भी देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा विशेषण आ गया बच्चों परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण, इसका पहले अर्थ हम लोग देख लेते हैं। परिणामवाचक विशेषण का मात्रा, ठीक है, मात्रा से होता है, यानी कि नाप तौल से रखा जाता है। ठीक है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तौल के परिणाम की विशेषता बताता है उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए हम दूसरे शब्दों में भी देख लेते हैं। जो अपने विशेषणों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, या किसी वस्तु की नाप तौल का बोध कराता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा ज़्यादा बच्चों। जैसे कि है शेर, शेर भर दूध, तौल भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन और घी डालो, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं बच्चों, नाप तौल में आती। ये सारी चीज़ें हमें परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए और भी देख लेते हैं हम। समझ में आ गया, आप पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि जिसमें हम नाप तौल के बारे में बताया जाता है, जिसका निश्चित या अनिश्चित परिणाम का बोध कराया जाता है उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए और एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस विशेषण का एकमात्र विशेष द्रव संज्ञा है, जैसे कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। अब थोड़ा पानी चाहिए यानी कि कितना पानी चाहिए, ठीक है, नहीं पता है, थोड़ा पानी चाहिए। मंदिर में धाम देने के लिए 4 कुंटल चावल चाहिए। ठीक है, धाम की जहाँ दान होगा यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, तो मंदिर में दान देने के लिए 4 कुंटल चावल चाहिए। ठीक है, तो ये परिणामवाचक के विशेषण के अंतर्गत आएगा। उपयुक्त उदाहरण में थोड़ा, अनिश्चित एवं 4 कुंटल निश्चित मात्रा का बोध होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको कि निश्चित और अनिश्चित मात्रा का बोध होता है परिणामवाचक में। ठीक है बच्चों, तो मैंने जैसे बोला आपको मुझे थोड़ा पानी चाहिए, तो ठीक है, कितना पानी चाहिए नहीं पता है, 1 गिलास चाहिए, 1 बाल्टी चाहिए, 1 लोटा पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए नहीं पता। ठीक है, तो वो मात्रा क्या हो गई बच्चों, अनिश्चित हो गई। ठीक है, अब मैंने बोला कि मंदिर में दान देने के लिए 4 कुंटल चावल चाहिए, तो यहाँ मात्रा निश्चित है कि कितना चावल दान देना है, 4 कुंटल ही चावल दान देना है। ठीक है, तो ये मात्रा क्या होगी, निश्चित हो गई। तो ये परिणामवाचक, निश्चित परिणामवाचक के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर हम देख लेंगे बच्चों कि परिणामवाचक में 2 भेद होते हैं, इनके भेदों को भी हम देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके उदाहरण को भी देख लेंगे निश्चित और अनिश्चित के, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परिणामवाचक के 2 भेद बताए गए हैं। यहाँ पर निश्चित, पहला है हमारा निश्चित परिणामवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, परिणामवाचक के कितने भेद होते हैं बच्चों, कितने भेद होते हैं, परिणामवाचक के 2 भेद होते हैं। पहला हमारा है निश्चित परिणामवाचक और दूसरा हमारा है अनिश्चित परिणामवाचक। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं निश्चित परिणामवाचक विशेषण। जहाँ पर वस्तु की नाप तौल की निश्चित ज्ञान होता है उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 5 लीटर घी, 10 किलो आलू, 10 हाथ की जगह 4 किलो चावल, 1 लीटर पानी, 10 किलोमीटर, 1 एकड़ ज़मीन। यहाँ पर सारी चीज़ें क्या है बच्चों, निश्चित है। ठीक है, जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल्स, तो ये एग्जाम्पल जो भी मैं बता रही हूँ बच्चों वो सारी चीज़ें क्या है, जैसे मैंने बोला 5 लीटर घी, तो यहाँ 5 लीटर जो मात्रा है ना वो निश्चित है। ठीक है, निश्चित परिणामवाचक के अंतर्गत आएगी। 10 किलो आलू, तो ये भी क्या है, निश्चित है। 1 आलू 2 आलू नहीं बोल रहे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 10 किलो 5 किलो। ठीक है, तो यहाँ पर मात्रा जो है निश्चित है। 10 हाथ की जगह, यानी कि कितने हाथ की जगह, 10 हाथ की जगह, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। 4 किलो चावल, कितना चावल चाहिए आपको, 4 किलो चावल चाहिए। तो इस तरह से एग्जाम्पल जो मैंने समझाया है आपको यहाँ पर दिख रहे हैं PDF में, वो सारी मात्रा जो है यहाँ पर निश्चित परिणामवाचक की मात्रा
के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर निश्चित परिणामवाचक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे और भी है, अनिश्चित समझ लेते हैं हम लोग। ये तो निश्चित समझ में आ गया आप लोगों को, अनिश्चित का भी देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अनिश्चित परिणाम बोधक के, जैसे कि थोड़ा पानी और अधिक कम, कुछ परिश्रम आदि। ये सब चीज़ें किस में आती है बच्चों? अनिश्चित परिणामवाचक के अंतर्गत आती हैं। परिणाम बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब समझ में आ गया आपको। अनिश्चित परिणामवाचक यानी कि थोड़ा, पानी, अधिक, कुछ, ये शब्द जो आएंगे वो आपके परिणामवाचक विशेषण यानी कि अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अभी हमारा दूसरा पॉइंट आ गया है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, दूसरा हम सीखेंगे कौन सा? संख्यावाचक विशेषण सीखेंगे। चलिए इसको समझ लेते हैं हम लोग। संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, अर्थात जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की संख्या की विशेषता का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? संख्यावाचक विशेषण। किस चीज़ों का पता चलता है? संज्ञा या सर्वनाम में प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की संख्या का पता चलता है तो हम उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। चलिए उदाहरण के साथ समझेंगे तो समझ में आएगा। दूसरे शब्दों में एक बात देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात और बता दो तो संख्यावाचक में भी अनिश्चित और निश्चित दो आते हैं। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगी। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है 5 विद्यार्थी दौड़ते हैं। कितने विद्यार्थी दौड़ते हैं बच्चों? 5 विद्यार्थी दौड़ते हैं। तो कितनी संख्या हो गई? संख्या क्या हो गई? निश्चित हो गई। ठीक है, 7 घोड़े घास चर रहे हैं। कितने घोड़े घास चर रहे हैं? 7 घोड़े। तो क्या हो गया यहाँ पर? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ गए। ठीक है, इन वाक्यों में 5 और 7 संख्या विशेषण हैं क्योंकि इसमें घोड़े और विद्यार्थी की संख्या क्या है? निश्चित बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या का बोध कराया गया है तो इसलिए ये कौन सी संज्ञा हो गई बच्चों? तो हमारा ये विशेषण कौन सा हो गया? ये हमारा विशेषण हो गया संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ गए उदाहरण। ठीक है, समझ में आ गए। चलिए इसके भेद भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं वो जान लेते हैं हम लोग। और जिस तरह से हम परिणामवाचक के 2 भेद पढ़े थे उसी तरह हम संख्या के भी 2 भेद पढ़ेंगे। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद आ गए हैं बच्चों। पहला हमारा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा हमारा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, पहला कौन सा था बच्चों? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा हमारा कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो पहले हम समझ लेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, वो समझेंगे। क्या समझेंगे हम लोग? पहले हम समझेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, हम लोग तो निश्चित संख्यावाचक देख लेते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का निश्चित ज्ञान होता है उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बच्चों? निश्चित संख्या का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हमें निश्चित प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की निश्चित संख्या का यानी कि 4 है, 2 है, 10 है, निश्चित संख्या का बोध कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अनिश्चित के भी देख लेते हैं कुछ उदाहरण। तो आपको पहले निश्चित का उदाहरण देख लेंगे, उसके बाद अनिश्चित भी देख लेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए घबराने की कोई बात नहीं, बहुत ईजी तरीके से आपको समझा रही हूँ मैं, जिससे आपको हमेशा याद रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सरल शब्दों में जिसमें किसी निश्चित संख्या का ज्ञान हो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण का, जैसे मैंने बोला बच्चों आपको निश्चित संख्या के बारे में बताया जाएगा वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे कि मैंने कहा उदाहरण बताया आपको कि कक्षा में कितने छात्र हैं? ठीक है, तो 40। तो हमारा क्या है? 40 जो हो गया वो निश्चित संख्या हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। कमरे में कितने पंखे घूम रहे हैं? 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जो है वो क्या हो गया? हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। ठीक है, डाल पर कितनी चिड़िया बैठी है? ठीक है, तो यहाँ पर 2। तो कितनी चिड़िया बैठी है? 2 चिड़िया बैठी है। ठीक है, आंसर हमें क्या मिला बच्चों? 2 चिड़िया बैठी है। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर? निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आ गया। ठीक है, और प्रार्थना सभा में कितने लोग उपस्थित हैं? 100। तो यहाँ पर 100 जो हो गया ये संख्या निश्चित है
तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और बताती हूँ, 2 पुस्तक मेरे लिए ले आना। कितनी पुस्तक मेरे लिए ले आना? तो 2 पुस्तक ले आना। ठीक है, तो 2 जो है संख्या, ये हमारी निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए। मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 50 हैं। ठीक है, तो निश्चित संख्या जो हो गई वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ गए। अब हम बच्चों देख लेते हैं अनिश्चित में। ठीक है, अनिश्चित में देख लेते हैं वो क्या होता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण सीख लेते हैं। जिन शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर संख्या का बोध जो है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। दूसरे शब्दों में भी देख लेते हैं। जिस विशेषण में संख्या निश्चित रूप से नहीं जानी जाती है उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेंगे बच्चों तो ज़्यादा समझ में आएगा। तब से मैंने कहा आपको कितने लोग बेहोश हो गए? कुछ। ठीक है, कितने लोग बेहोश हो गए? तो आंसर हमें मिला कुछ। कुछ में कितने? 10, 20, 30, 40 कितने लोग आते? नहीं पता है। ठीक है, तो अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। कितने छात्र उपस्थित थे? कम। कितने छात्र उपस्थित थे? कम में कितने? 10, 20, 30, 40, 50, 100 कितने विद्यार्थी कम हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से अनिश्चित है संख्या। ठीक है, कितने फल खाकर भूख मिट गई? कुछ। तो कुछ में कितना आ गया? 2, 4, 10 कितना आ गया? नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, कितनी देर बाद हम चले जाएंगे? कुछ, यानी कि कितनी देर बाद? 1 घंटे बाद चले जाएंगे, 2 घंटे बाद चले जाएंगे, 10 घंटे बाद चले जाएंगे, कितनी देर बाद चले जाएंगे? कुछ देर, यानी कि कुछ मतलब कितना होगा? नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। ठीक है, जैसे मैंने बच्चों कहा आपसे, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। कितने बच्चे पार्क में खेल रहे हैं? तो यहाँ पर अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला थोड़ा सा खाना ले आओ। कितना खाना ले आओ? 1 प्लेट ले आओ, 2 प्लेट ले आओ, कितना खाना ले आओ? नहीं पता है। ठीक है, कितना खाएंगे? नहीं पता, तो इसलिए क्या हो गया? अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए यह अनिश्चित संख्या विशेषण हो गया। ठीक है, मैंने बोला आपको कुछ फल खाने में मेरी भूख मिट जाएगी। कितने फल खाने में भूख मिट जाएगी? 1 फल, 2 फल, कितना फल खाने में? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ये उदाहरण आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे का टॉपिक हमारा है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। वो हम समझ लेते हैं, लास्ट हमारा है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा भले ही लंबा जाएगा लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना रहे बच्चों, तो इसलिए लास्ट तक बने रहिए और पूरा वीडियो आप देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ग्रामर से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होने वाले हैं, सारे के सारे वीडियो आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, इसलिए आप कंटिन्यू इस वीडियोज़ पे बने रहिए। ठीक है, चलिए आगे बताती हूँ मैं आपको सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा अपना सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करता उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में देख लेते हैं बच्चों, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में उपयुक्त होते हैं तथा जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगाकर संज्ञा की विशेषता की तरफ संकेत करते हैं उन्हें हम संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ कहती हूँ, मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह लड़की, याद, ये सब क्या आते हैं बच्चों? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? एक बार फिर से समझा देते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या जो शब्द सर्वनाम से होते हुए किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं उसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यह लड़का तेज भागता है। ठीक है, तो लड़का कौन सा? यह लड़का, यानी कि संकेत किया जा रहा है कि यही लड़का है जो तेज भागता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ गया ना। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हूँ। इस कबूतर को पिंजरे से निकालो। कौन से कबूतर को पिंजरे से निकालो? इसी कबूतर को निकालो। ठीक है, तो ये इस जो है ये शब्द क्या हो गया? हमारा संकेत में आ गया। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण, इशारा कर रहा है। ठीक है, तो इसी कबूतर को निकालना है तो क्या हो गया? हमारा संकेतवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। इस मटके में पानी भरो। कौन से मटके में पानी भरो? उस मटके में भरे। उस शब्द जो हो गया हमारा संकेत किया जा रहा है, इशारा कर रहा है, इसलिए ये कौन सा?
हो गया हमारा सर्वनामी विशेषण के अंतर्गत आ गया। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल और भी है, मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि मैंने बोला आपको, यह गाय दूध देती है। कौन सी गाय दूध देती है? वह गाय दूध देती है। ठीक है, तो वह गाय, इशारा किया जा रहा है, तो वह शब्द जो हो गया हमारा सर्वनामी विशेषण के अंतर्गत आ गया। यह पुस्तक मेरी है। कौन सी पुस्तक? मेरी। यह पुस्तक जो मेरे हाथ में ना, ये पुस्तक मेरी है। ठीक है, तो ये इशारा किया जा रहा है, तो इसलिए सर्वनामी विशेषण के अंतर्गत। यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। कौन सा लड़का? यह लड़का, यानी कि इशारा किया जा रहा है कि यही लड़का है जो अव्वल आया है। ठीक है, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। इशारा किया जा रहा है वह आदमी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सर्वनामी विशेषण के उदाहरण हैं। और भी चीज़ें मैं बता देती हूँ, तो नोट कर लीजिए। सर्वनामी विशेषण में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा निजवाचक सर्वनाम शब्दों को छोड़कर अन्य सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद संज्ञा का प्रयोग आता है। जैसे कि यह मेरा घर है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वनाम, ठीक है, आ गया। यह घर मेरा है, सर्वनामी विशेषण आ गया। वह मेरी पुस्तक है, सर्वनाम आ गया। वह पुस्तक मेरी है, सर्वनामी विशेषण आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल आप लोगों को। चलिए, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और लास्ट तक बने रहने के लिए इस तरह से मेरे साथ आप लोगों को। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को। एक बार फिर से आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। बाय बाय।